jobs of the servlet to read the request, process the request, to send the response. But more precisely, the incoming request may contain two types of data. That is an implicit data which is sent by the browser and user might not have knowledge of that. Another type of data, that is explicit data, which is entered by the client himself. Now, when we are sending response, we would like to perform some extraordinary activity, or we would like to perform something at users end. Um, Now at users end it is the browser. अगर हम यूजर के एंड पे कुछ करना चाहते हैं वहां पे उसकी जगह पे, तो वहां पे तो क्या है कि ब्राउजर है, ठीक है। तो ब्राउजर को हम बता सकते हैं जो भी हमें करना है। तो ये हेडर्स, स्टेटस कोड, वो चीज है कि जो हम रिस्पॉन्स के द्वारा ब्राउजर को भी कह सकते हैं कि भाई मैं जो क्लाइंट को भेज रहा हूँ वो फाइल उसको बतानी है, वो फाइल आपको सेव करके रखनी है, वो फाइल आपको अगले 7 दिन तक अपने यहाँ स्टोर करके रखनी है अपनी मेमोरी में, एटसेट्रा। Such type of functionality can be achieved through this implicit information. तो ये implicit information हम response के साथ भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने सेकंड चैप्टर में बहुत सारे रिक्वेस्ट हेडर्स डिस्कस किए थे। अब हम रिस्पॉन्स हेडर को डिस्कस करेंगे। तो वापस दोबारा आपके सामने ये फॉर्मेट रखा है कि जो हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, एक्चुअल रिस्पॉन्स विच इज सेंड फ्रॉम दी सर्वलेट, द फॉर्मेट ऑफ दैट रिस्पॉन्स इज लाइक दिस। हम तो ऐसा सोचते हैं कि भाई हमने क्लाइंट को हेलो लिख के भेजा तो केवल रिस्पॉन्स में हेलो इतना ही होगा, ऐसा नहीं होता। देखो रिस्पॉन्स में ये सब कुछ जाता है। देखो ऊपर उसमें एक ब्लैंक लाइन होती है और ब्लैंक लाइन के ऊपर जो कंटेंट है वो पूरा इम्प्लिसिट कंटेंट है कि जो ब्राउजर के लिए है, और ब्लैंक लाइन के जो नीचे है वो क्लाइंट के लिए है। तो अगर हम क्लाइंट को हेलो ऐसे लिखकर भेजना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो ब्लैंक लाइन के नीचे जो होगा वो केवल हेलो होगा, लेकिन उसके ऊपर अपने आप ये इंफॉर्मेशन ऐड हुई होगी। अगर हमने कोई हेडर सेट नहीं किया है, कोई स्टेटस कोड भी सेट नहीं किया, फिर भी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन ब्लैंक लाइन के ऊपर होगी। जैसे कि आप देख सकते हो प्रोटोकॉल का वर्जन, फिर स्टेटस कोड, शॉर्ट मैसेज ऑफ द स्टेटस कोड, फिर नेक्स्ट लाइन में देखो कंटेंट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल। तो वो कंटेंट टाइप जो है वो क्या है, वो एक हेडर है, रिस्पॉन्स हेडर, जिसको हमने सेट किया होगा। और अगर हमने सेट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये हेडर वहां पे होगा, टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल। फिर जितने भी हेडर्स हमने ऐड किए वो इस तरह से उसमें लाइन बाय लाइन ऐड हो जाएंगे। Developing an effective servlet does not only require the knowledge of generating the document, but it also requires a good knowledge of using the status line. Using status line includes setting status codes as well as setting the response headers. Moreover, the HTTP headers often goes hand in hand with setting the status code. स्टेटस कोड और HTTP हेडर्स का नॉलेज होना एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है आपकी वेबसाइट की के डेवलपमेंट के लिए। और काफ़ी हेडर्स ऐसे हैं कि जो स्टेटस कोड के साथ ही चलते हैं। मतलब कि आपने सपोज फॉर एग्जांपल 302 स्टेटस कोड सेट किया तो लोकेशन हेडर अपने आप सेट हो जाएगा। आप सेंड रिडायरेक्ट करोगे तो 302 नंबर का स्टेटस कोड भी सेट किया जाएगा और लोकेशन हेडर की वैल्यू। इसका मतलब दोनों साथ ही चलते हैं। सेटिंग HTTP रिस्पॉन्स हेडर्स फ्रॉम सर्वलेट, हमने ये देखा था कि आई हुई रिक्वेस्ट में से हेडर्स को कैसे पढ़े। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं तो उसमें हम कैसे हेडर को सेंड कर सकते हैं। We can set headers from our servlet using the method set header. तो जैसे आई हुई रिक्वेस्ट में से रीड करने के लिए गेट हेडर मेथड थी, उसी तरह से यहाँ पे जो हम सेंड करते हैं रिस्पॉन्स, उसमें हेडर को ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है। उसमें से पहली मेथड जो है वो है सेट हेडर। इस मेथड में आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करनी है। पहली आर्ग्यूमेंट जो है वो हेडर का नाम है कि जो प्री डिफाइंड है, आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से हेडर्स है, और नहीं है तो आप ऑनलाइन भी रिफर कर सकते हो। दूसरी आर्गुमेंट उस हेडर की वैल्यू कि जो आप भेजना चाहते हो। As we can see, the method takes two arguments. First is the name of the header. Second argument is the value of that
header. This method is defined in HTTP servlet response interface. In addition, it has two specialized methods also. ये जो मेथड है सेट हेडर, ये बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स को. उसके अलावा दो और भी मेथड है हेडर को सेट करने के लिए. The two specialized methods which are used to set headers that contains dates and integers. तो ये जो दो अलग से मेथड है वो किसके लिए है? आप पर्टिकुलरली डेट टाइप का हेडर सेट करना चाहते हो या फिर आप सपोज इंटीजर टाइप का हेडर सेट करना चाहते हो, ऐसा हेडर की जिसकी वैल्यू इंटीजर है या ऐसा हेडर की जिसकी वैल्यू कोई डेट है, तो उसके लिए ये दो अलग से हेडर स्पेसिफिक बना के रखे गए, दो अलग से मेथड दी गई है. There might be the case where we want the same header more than once. अब ये जो दो हेडर है वो तो इंटीजर और डेट के लिए है. अब there might be the case where we want the same header more than once. The HTTP allows it, but the three methods that we just discussed replace any existing headers of the same name. अब देखो हमने अभी तीन मेथड देखी, सेट हेडर, सेट इनिट INT हेडर एंड सेट डेट हेडर. ये तीनों मेथड ऐसी है कि जो किसी एक पर्टिकुलर हेडर को एक ही बार सेट करेगी. कहने का मतलब कि सपोज कि किसी एक हेडर को आप मल्टीपल टाइम्स ऐड कर रहे हो अलग अलग वैल्यू देकर, तो क्या होगा, सपोज कि आपने ABC नाम का हेडर ऐड किया, अब आगे जाके वापस आप ABC हेडर को ऐड करना चाहते हो दूसरी वैल्यू के साथ, और पुराना जो था वो भी रखना चाहते हो. कहने का मतलब ABC नाम का हेडर आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल वैल्यू के साथ ऐड करना चाहते हो. तो ऐसे केस में अगर आपने सेट हेडर मेथड को यूज किया तो वो क्या करेगा, ABC नाम का हेडर जब आपने सेट किया तो अगर वो पहले भी सेट हुआ है तो उसको ओवरराइड कर देगा. तो ऐसे केस में आपको जो मेथड यूज करनी है वो है ऐड हेडर. मैंने बताया ना कि हमारे पास इस सेट हेडर का एक दूसरा विकल्प भी है, दूसरी मेथड भी है, वो है ऐड हेडर. तो ऐड हेडर से क्या होगा कि अगर आपने इसी हेडर को पहले भी ऐड किया है तो वो ओवरराइट नहीं होगा, ये नया दूसरा ऐड होगा. तो मल्टीपल टाइम आप किसी हेडर को ऐड करना चाहते हो एक ही रिस्पॉन्स में, तो आप ऐड हेडर के द्वारा कर सकते हो. If we want to add a new header with the same name as any existing, we have three other methods available very similar to their counterparts, set header, set INT header and set date header. यहाँ पे हमारे पास add header, add date header और add INT header है. Arguments to all these three methods are similar. Means काउंटरपार्ट में जो आर्ग्यूमेंट थी वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है. सेट हेडर और एड हेडर में सिमिलर आर्ग्यूमेंट, सेट INT हेडर और एड INT हेडर में सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स, सेट डेट हेडर और एड डेट हेडर में सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स. पहली आर्ग्यूमेंट सभी मेथड्स में हेडर का नाम है और दूसरी आर्ग्यूमेंट पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू है. Moreover, we can also check whether a specific header contains or not. It can be done by contains header method. मतलब कि we may want to find that whether a particular header is supplied or not. मतलब कि ये हेडर पहले ऐड किया है या नहीं किया है, रिस्पॉन्स में शामिल है भी या नहीं, तो आप चेक कर सकते हो इस मेथड के जरिए. कंटेंट्स हेडर, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है हेडर का नाम, और अगर वो हेडर प्रेजेंट है तो ये मेथड रिटर्न करेगी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. फाइनली, likewise request methods, the HTTP servlet response also contains methods for the common methods. रिक्वेस्ट मेथड की तरह अब देखो ये तो बात हो गई कॉमन मैकेनिज्म, बराबर ना, कि भाई हमें हेडर सेट करना है तो सेट हेडर या एड हेडर हम यूज कर सकते हैं. इंटीजर टाइप के लिए सेट INT हेडर या एड INT हेडर कर सकते हैं, और डेट हेडर के लिए सेट डेट हेडर और एड डेट हेडर को यूज कर सकते हैं. अब जैसा कि आपको शायद याद होगा कि रिक्वेस्ट हेडर्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ हेडर्स इतने कॉमन है, कुछ हेडर्स इतने कॉमन है कि उनके लिए अलग से मेथड भी बना के रखी गई है.
वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। कुछ रिस्पॉन्स हेडर इतने कॉमन है कि उनके लिए आपको स्पेसिफिक मेथड बना के दी गई है, जैसे कि सेट कंटेंट टाइप। ये तो हम अब हर बार यूज करते हैं। जब भी हम अपनी सर्वलेट रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, सेट कंटेंट टाइप। वो ये मेथड क्या करेगी, कंटेंट टाइप नाम का जो हेडर है उसकी वैल्यू सेट करेगी। तो एक्चुअली हम जो रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेज रहे हैं वो रिस्पॉन्स कौन सी टाइप का है, कौन सी माइम टाइप का है, वो हम सेट करते हैं यहाँ पे कंटेंट टाइप हेडर के अंदर। एक्सक्यूज मी। सेट कंटेंट लेंथ मेथड, देखो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे लेंथ ऑफ द कंटेंट विच वी आर सेंडिंग एज अ रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। हमारे पास अगर वो इंफॉर्मेशन है कि हम जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं वो बाइट्स में उसकी लेंथ क्या है, तो हम ये हेडर भी सेट कर सकते हैं कंटेंट लेंथ। ये हेडर का नाम है कंटेंट लेंथ और उसकी मेथड है सेट कंटेंट लेंथ। देखो वापस आपको बता दूं कि अगर मैं यही चीज दूसरी मेथड से भी कर सकता हूं, सेट हेडर, है ना। सेट हेडर में मुझे क्या लिखना है, पहली आर्गुमेंट कंटेंट टाइप और दूसरी आर्गुमेंट उसकी वैल्यू। पर यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करनी पड़ती है, वहां पे सेट कंटेंट टाइप यूज करेंगे तो एक ही आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी। इसलिए हमें ऐसे कॉमन हेडर्स के लिए अलग से मेथड बना के दी गई है। Both of these methods belongs to servlet response and can be used with HTTP servlet response। देखो ये दोनों ही मेथड बिलोंग करती है सर्वलेट रिस्पॉन्स को, कि जो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का सुपर इंटरफेस है। नाउ एड कुकी, और यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट है कुकी का ऑब्जेक्ट। कुकी एक क्लास है, यहाँ पे कुकी भी एक क्लास बना के हमें दिया गया है सर्वलेट एपीआई में। जब भी हमें कुकी सेंड करनी है क्लाइंट को तो हम कुकी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं वो रखेंगे, और फाइनली उस कुकी को क्लाइंट को सेंड करने के लिए एड कुकी मेथड को कॉल करेंगे। इट एड्स द स्पेसिफाइड कुकी टू द रिस्पॉन्स, इट सेट दी सेट कुकी हेडर। अब कुकी को सेंड करने के लिए उसका जो हेडर है उस हेडर का नाम है सेट कुकी। तो वापस वापस आप ऐसा भी कर सकते हो कि सेट हेडर सेट हेडर में पहली आर्ग्यूमेंट जो आप पास करोगे वो तो हेडर का नाम है, तो यहाँ पे आपको जो हेडर का नाम अभी हमने देखा सेट डैश कुकी वो लिखना होगा, और दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी आपके कुकी की वैल्यू। अब क्या होगा कि सेट हेडर मेथड तो आपकी ओवरराइड कर देगी कुकी को, है ना। और कुकी तो मल्टीपल भी आप ऐड, मेजोरिटी ऑफ केस में आप एक से ज्यादा कुकी को ऐड करना चाहोगे, तो हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं ऐड हेडर। बट यहाँ पे भी आपको कुकी का नाम और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो उसकी वैल्यू पास करनी। बट ज्यादा अपने को उपयोगी होगी और इजी रहेगी कौन सी मेथड, ऐड कुकी। तो कुकी को ऐड करने के लिए हम ऐड कुकी मेथड का ही यूज करेंगे। नाउ सेंड रीडायरेक्ट, अब देखो ये भी एक मेथड है। आपको लगेगा कि हम तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हेडर की मेथड्स की, तो ये मेथड यहाँ पे बीच में कहाँ से आ गई। लेकिन मैंने बताया था कि जब हम सेंड रीडायरेक्ट करते हैं तो 302 स्टेटस कोड भी सेंड होता है और लोकेशन हेडर भी सेट होता है। तो इनडायरेक्टली ये मेथड हेडर सेट करने का काम तो करती है। कौन सा हेडर, लोकेशन हेडर। जब क्लाइंट हमारे पास आया है, हमारे पेज पे पहुंचा है,
और हम उसको किसी और पेज पे पहुंचाना चाहते हैं तो हम ये सेंड रीडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. Both these methods belong to HTTP servlet response. ये मैंने आपको कुछ कॉमन सी मेथड्स बताई हेडर को सेट करने के लिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं हेडर्स के बारे में. कौन से हेडर अवेलेबल है, कौन से हेडर्स का क्या यूज है. अंडरस्टैंडिंग HTTP 1.1 response headers. For increasing the effectiveness of servlet, good understanding of headers can be useful. Yeah. HTTP 1.1 headers are the superset of HTTP 1.0 headers. We know that the HTTP 1.1 headers are the latest one, whereas HTTP 1.0 is the older one. Moreover, the header names are not case sensitive, traditionally written with the first letter of each word capitalized. देखो हेडर के जो नाम है वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जनरली उनको हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है. कल हमने यूजर एजेंट यूज किया था तो यू कैपिटल और एजेंट का ए कैपिटल किया था. The entire discussion of the headers is available in RFC documentation. Here we will discuss the most commonly used headers. Also be sure to check the protocol version before using them in your servlets. सर्वलेट में हेडर्स को यूज करने से पहले अगर कोई हेडर ऐसे है कि जो पुराने वर्जन में नहीं थे या अलग तरीके से थे तो हमें प्रोटोकॉल का वर्जन चेक कर लेना चाहिए और फिर उसके अनुरूप हेडर्स को यूज करना चाहिए. देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल में आपको हेडर्स सभी लिस्ट करके बताए हैं. यहाँ पे द फर्स्ट कॉलम कंटेन्स हेडर्स नेम एंड द सेकंड कॉलम कंटेन्स स्पेसिफिकेशन और द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर हेडर. जैसे कि ये अलाउ हेडर है, क्या करता है, इट request method that the server supports used with 405 status service automatically set this header. ये अलो जो रिस्पॉन्स हेडर है वो क्या करेगा, ये ब्राउजर को ये बताएगा कि कौन कौन सी मेथड सर्वर सपोर्ट करता है, तो पता चले उसको कि कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है और वो रिक्वेस्ट सर्वर सपोर्ट करता भी है या नहीं. ऐसे केस में कि जो प्रकार की रिक्वेस्ट आई है अगर वो सर्वर सपोर्ट नहीं करता तो सर्वर उसको एरर देगा और तब ये हेडर भी सेट होगा. कनेक्शन, it specify whether the connection is persistent or not. If its value is closed, the connection is not persistent. अब देखो किस तरह के कनेक्शंस सपोर्ट करता है सर्वर, परमानेंट कनेक्शंस या टेम्पररी कनेक्शंस. वो इंफॉर्मेशन सेंड होगी सर्वर के द्वारा ब्राउजर को. यहाँ पे content encoding, it indicates the way in which page was encoded. The browser will decode it using gzip compressions can save transmission time. अगर जो डॉक्यूमेंट कुछ भेजा है रिस्पॉन्स में वो एनकोडेड है तो कौन सा एनकोडिंग मैकेनिज्म यूज हुआ है वो इस हेडर के जरिए भेजा जाता है. कंटेंट लैंग्वेज specifies the language in which the document is written. It can be English or any other locality valid local language. तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो जो डॉक्यूमेंट भेजा है वो कौन सी भाषा में है. कंटेंट लेंथ, अभी ही हमने एक मेथड की चर्चा की जिसमें ये कंटेंट लेंथ था. जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं हम उसकी लेंथ कितनी है वो हम इसके जरिए बता सकते हैं. इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बाइट्स इन द रिस्पॉन्स. इट इज ओनली नीडेड इफ ब्राउजर इज यूजिंग ए परसिस्टेंट कनेक्शन. अगर ब्राउजर परसिस्टेंट कनेक्शन यूज करता है तो ही इस हेडर की आवश्यकता होगी, मतलब आवश्यकता मीन्स कि यूज कर सकते हैं. नाउ इंटरेस्टिंग वन हेडर कंटेंट डिस्पोजिशन. देखो आप
ऐसा कई बार करोगे या सोचोगे कि आप ब्राउजर को मतलब कि क्लाइंट को कुछ कंटेंट भेज रहे हो और वो कंटेंट आप उसको एज ए पीडीएफ बताना चाहते हो, एज टेक्स्ट बताना चाहते हो, एज वर्ड डॉक्यूमेंट बताना चाहते हो, या फिर सेव करवाना चाहते हो एज वर्ड डॉक्यूमेंट, एज पीडीएफ, एज इमेज, है ना। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि जब किसी साइट में किसी वेब पेज को आप एक्सेस करते हो तो कोई फाइल डाउनलोड होती है या सेंड की जाती है आपको, और उसमें फिर आपको पूछा जाता है what you want to do, whether do you want to open this file or save this file। तो कंटेंट डिस्पोजिशन के जरिए हम वो कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में। इसके साथ हम कंटेंट टाइप का भी यूज करते हैं, सेट कंटेंट टाइप। देखो ये है ही नीचे कंटेंट टाइप। इट स्पेसिफाइज द माइम टाइप। माइम टाइप्स आर ऑफ द फॉर्म मेन टाइप और सब टाइप। देखो कंटेंट टाइप में हम क्या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, माइम टाइप। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट हम भेज रहे हैं, जो रिस्पॉन्स हम क्लाइंट को भेज रहे हैं, वो कौन सी टाइप का है, और हर एक वैलिड टाइप के लिए प्री डिफाइंड कंटेंट टाइप्स है। एडिशनली दिस हेडर कैन ऑल्सो स्पेसिफाई कैरेक्टर एनकोडिंग। कंटेंट टाइप में कंटेंट टाइप मेंशन करने के साथ सेमीकोलन करके हम कैरेक्टर एनकोडिंग भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखो कौन कौन से कंटेंट टाइप है, मैंने एक बार आपको लिस्ट बताया था, ये आपको दोबारा मैं लिस्ट बता रहा हूँ। देखो ये जो पूरा आप लिस्ट देख रहे हैं वो क्या है, माइम टाइप्स है। माइम टाइप्स मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। अब देखो टेक्स्ट प्लेन इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर टेक्सचुअल फाइल्स। ओके, अदरवाइज देखो यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, मतलब अगर इस तरह की फाइल है आपके पास .avi और वो आप क्लाइंट को भेज रहे हो, मतलब कैसी फाइल होती है ये, ऑडियो वीडियो, तो इसके लिए आप माइम टाइप क्या लिखोगे, वीडियो स्लैश एक्स डैश ms वीडियो। तो ये आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे सेट कंटेंट टाइप को। फिर आपके पास सपोज bmp फाइल है इमेज, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे कंटेंट टाइप में, इमेज स्लैश bmp। फिर आपके पास कोई CSV फाइल है तो आप टेक्स्ट स्लैश CSV लिखोगे। वर्ड की फाइल है डॉक, तो उसके लिए आप लिखोगे एप्लीकेशन स्लैश MS वर्ड। PDF है तो वो भी लिख सकते हो, JPG। कहने का मतलब जितनी भी पॉसिबल टाइप्स है उन हर एक के लिए कंटेंट टाइप आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट के जरिए हम काफ़ी अलग अलग प्रकार के डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसके अनुसार माइम टाइप्स है। ठीक है, कंटेंट टाइप टू यूज परसिस्टेंट कनेक्शन। अब देखो कंटेंट लेंथ की बात अभी की थी हमने। कंटेंट लेंथ अभी जो सपोज कि हम कंटेंट लेंथ सेंड करना चाहते हैं कि भाई हम जो रिस्पॉन्स भेजेंगे वो कितनी बाइट्स में है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले तो डेटा की लेंथ फाइंड हमें करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें ब्राउजर को कहना है कि भाई इतने बाइट्स का हम डेटा भेज रहे हैं, तो हमें तो पहले पता होना चाहिए। तो पहले क्या होगा कि हमें पता तो नहीं होगा, हम तो डायरेक्टली रिस्पॉन्स को तैयार करते होंगे, मतलब राइट करते होंगे। तो पहले एक्चुअली आपको अगर कंटेंट लेंथ अगर आपको फाइंड करना है तो ऐसा कर सकते हो आप
कि जो भी डेटा है आपका, जो भी रिस्पॉन्स का डेटा जो आप सेंड करना चाहते हो, उसको पहले आप एक बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में राइट कर लो। बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम एक क्लास है java.io पैकेज के अंदर। पूरा डेटा इसमें लिख लो। अब इसमें आपने डेटा लिख लिया बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में फिर उस लिखे गए डेटा की आप लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो आप उसकी साइज चेक करो। मेथड्स अवेलेबल है इस क्लास में बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में, जिसके जरिए आप उसमें लिखे हुए डेटा की साइज फाइंड कर सकते हो। फिर आपको साइज मिल गई। नाउ यू कैन पुट दैट साइज इन दी हेडर कंटेंट लेंथ। या तो सेट कंटेंट लेंथ यूज करो या सेट हेडर। और फिर कंटेंट को सेंड करने के लिए कंटेंट की जो आपने लिखा है बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में, उसे आपको राइट करना है फिर ब्राउजर पे। तो ब्राउजर का रिस्पॉन्स रेफरेंस हमारे पास किस में होता है? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। अब आपके पास जो डेटा है वो एज ए स्ट्रीम में है, तो उस स्ट्रीम में से आपको ब्राउजर की स्ट्रीम में डेटा राइट करना है। तो ब्राउजर की स्ट्रीम पहले आपको रिट्रीव करनी होगी, तो उसके लिए आप मेथड यूज कर सकते हो रिस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। रिस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम क्या देगा आपको? ब्राउजर पे लिखने के लिए स्ट्रीम का रेफरेंस। और अब क्या किया देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में BAOS डॉट राइट टू, ये बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में जो कुछ भी हमने राइट किया था वो सब कुछ फ्लश कर दिया, सब कुछ एज इट इज राइट कर दिया ब्राउजर की स्ट्रीम पे। तो पहले हमने लेंथ फाइंड की, बताई ब्राउजर को, और फिर हमने ब्राउजर को डेटा भी राइट करके भेजा। कंटेंट डिस्पोजिशन मैंने जो बताया आपको कि काफी दिलचस्प है ये हेडर। कैसे यूज होता है कंटेंट डिस्पोजिशन कॉलन अटैचमेंट। अब देखो यहाँ पे कंटेंट डिस्पोजिशन की जो वैल्यू है बाजू में जो लिखी है HTML एट्रीब्यूट, वो अटैचमेंट हो सकता है या इनलाइन हो सकता है। अगर आप क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स भेज रहे हो, जो कंटेंट भेज रहे हो, वो डायरेक्टली उसको ब्राउजर में डिस्प्ले करवा देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कंटेंट डिस्पोजिशन कॉलन बाजू में क्या लिखोगे? अटैचमेंट की जगह पे इनलाइन लिखोगे। और फिर जब आप इनलाइन यूज करते हो ना, तो फाइल नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। इनलाइन लिखोगे इसका मतलब कि ये ब्राउजर समझेगा कि ये कंटेंट मुझे डिस्प्ले कर देना है। उसके पास जो भी उचित प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है या प्लगइन है, उसे यूज करके क्लाइंट को कंटेंट डिस्प्ले कर देना है। लेकिन आप ब्राउजर को कहना चाहते हो कि जो मैं कंटेंट सेंड कर रहा हूं उसको सेव करना है, उस एक फाइल नाम भी दे रहा हूं मैं, उस नाम से आपको सेव करना है। तो तब आपको इनलाइन की जगह पे ये अटैचमेंट यूज करना है, कंटेंट डिस्पोजिशन कॉलन अटैचमेंट। फिर फाइल नेम देना है और इज इक्वल टू करके वहां पे फाइल का नाम। तो जैसे ही ये हेडर आपने ऐड किया, तो जैसे ही आपका रिस्पॉन्स पहुंचेगा तो ब्राउजर क्लाइंट को पूछेगा कि ये नाम की फाइल, नाम कौन सा होगा वहां पे? यहाँ पे जो नाम मेंशन किया होगा आपने, वो ये नाम की फाइल इस एक्सटेंशन के साथ सेव करना चाहते हो या ओपन करना चाहते हो, ऐसा ब्राउजर प्रॉम्प्ट करेगा क्लाइंट को। This header is generally useful in sending non-HTML responses like some spreadsheets, images, PDFs, etc. Refer to the page number 200201 of book 2 for common MIME types। मतलब जो MIME types का पूरा लिस्ट है ना, कौन कौन से MIME types है जो मैंने अभी आपको ऑनलाइन बताया, वो ऐसा ही एक टेबल MIME types का टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, टेक्स्ट बुक नंबर 2 में। कौन से पेज पे है? 200 और 201 पे, तो आप रिफर कर सकते हो। नाउ द अदर हेडर्स, कैश कंट्रोल। अब ये हेडर ऐसा है कि जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। This header specify when the response document can be safely cached. It has the following possible values। अब देखो कैश कंट्रोल मतलब कि हम जो रिस्पॉन्स भेज रहे क्लाइंट को, वो ब्राउजर को संभाल के रखना है अपने पास कैश मेमोरी में या नहीं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस कैश कंट्रोल हेडर के जरिए।
इसकी पॉसिबल वैल्यू है पब्लिक, प्राइवेट, नो कैश एंड नो स्टोर। अगर हम पब्लिक रखते हैं, डॉक्यूमेंट इज कैशेबल इग्नोरिंग नॉर्मल रूल्स, ब्राउजर में वो डॉक्यूमेंट कैश में स्टोर हो जाएगा, फिर कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट, डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर्ड इन प्राइवेट फॉर सिंगल यूजर, जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसी के लिए वो डॉक्यूमेंट स्टोर होगा और उसी को वो एक्सेसिबल होगा। नो कैश, मतलब ये जो मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ उसको कैश में स्टोर नहीं करना है, जब भी क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट करे तो आपको मुझसे मांगना है सर्वर से। नो कैश। नो स्टोर, never cached and should not even stored in temporary location on the disk, मतलब कैश भी नहीं होगा और टेम्पररी भी वो स्टोर नहीं होगा डिस्क में। कौन सा हेडर है ये? कैश कंट्रोल। एडिशनली उसकी दूसरी वैल्यू भी है, मस्ट रीवैलिडेट, क्लाइंट मस्ट रीवैलिडेट डॉक्यूमेंट विथ ओरिजिनल सर्वर, मतलब कि कैश में अगर वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उसके पास है, पहले रिक्वेस्ट की तब सेंड किया गया था, तो इसके साथ रीवैलिडेट होगा। ये अभी जो रिस्पॉन्स भेजा हमने उसके साथ, अगर हमने जो रिस्पॉन्स भेजा है वो पेज ब्राउजर की कैश मेमोरी में था लेकिन वो पुराना वर्जन था, अब हम जो भेज रहे हैं वो नया वर्जन है, तो ऐसे केस में हम भेज सकते हैं मस्ट रीवैलिडेट, मतलब कि वैलिडेट कर ले। अगर ब्राउजर के पास जो कैश में ये पेज है वो पुराना है तो ये नया वाला वो कैश कर ले। प्रॉक्सी रिवैलिडेट, it is very similar as above but it applies only on shared cases। ये ऐसे ही केसेस में अप्लाई होता है कि जो शेयर्ड है, मतलब कि सभी यूजर्स के कॉमन कैश में। मैक्स एज, अब देखो यहाँ पे आप ऐसा बता सकते हो ब्राउजर को कि आपको ये पेज कैश में रखना है, लेकिन कब तक रखना है, कितने समय तक, वो समय आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सेकंड्स में। मैक्स एज, ठीक है। अगर आपने मैक्स एज में 3600 पास कर दिया तो ये जो डॉक्यूमेंट हमने भेजा उस डॉक्यूमेंट को ब्राउजर 1 आवर के लिए अपनी कैश मेमोरी में रखेगा, फिर उसको रिमूव कर देगा। एस मैक्स एज, इट इज सेम एज अबव बट इट इफेक्ट्स ऑन शेयर्ड कैशेस। जो मैक्स एज है वो क्लाइंट के लिए है और ये एस मैक्स एज है वो शेयर्ड कैश के लिए है। दिस हेडर इज न्यू इन HTTP 1.1, इसका मतलब कि HTTP प्रोटोकॉल के पुराने वर्जन में 1.0 में ये हेडर नहीं था। देन लोकेशन हेडर, this header notify the browser about the document address. The browser automatically reconnects to this location and retrieves the new document. It is used in all responses with status code 300। लोकेशन हेडर जो है उसमें हम ये बताते हैं ब्राउजर को कि आपको इस यूआरएल पे जाना है। तो 300 से 399 तक के जितने भी हेडर्स है स्टेटस कोड, इन सभी में ये लोकेशन हेडर सेंड किया जाता है। देन प्राग्मा, value of no cache instructs HTTP 1.1 clients not to cache document, it is deprecated by the cache control in HTTP 1.1। तो ये प्राग्मा जो है वो HTTP के पुराने वर्जन में अवेलेबल था, HTTP 1.0 में। जो काम HTTP 1.1 में कैश कंट्रोल करता है ना, ऐसे कार्य के लिए HTTP 1.0 में ये था प्राग्मा। रिट्राई आफ्टर, it is used in conjunction with 503 service, that is service unavailable। जब 503 स्टेटस कोड सेंड होता है, मतलब कि सम एरर बाय द सर्वर, सर्विस इज करंटली अनअवेलेबल, तो अभी अनअवेलेबल है तो आप कई बार क्लाइंट को बताना चाहोगे कि कुछ समय बाद आप प्रयास करना, तो कितने समय बाद प्रयास करना है वो हम बता सकते हैं रिट्राई आफ्टर में। set cookie, it specifies a cookie associated with the page, each cookie requires this header separately। use add cookie to set this header। set cookie नाम का जो header है वो क्या है, हम जितनी भी cookies सेंड करेंगे तो सब क्या है, एक्चुअली set cookie header है। then www authenticate, it is always included with a 401 status code, it tells the browser authentication type।
मतलब कि क्लाइंट को अपने पेज को एक्सेस करने के लिए, हमारे पेज को एक्सेस करने के लिए अगर ऑथेंटिकेशन होना आवश्यक है, तो अगर क्लाइंट ऑथेंटिकेट नहीं है और ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं हम, तो ऑथेंटिकेशन कौन सा यूज हुआ है, ऑथेंटिकेशन टाइप, वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। Last modified. It tells the browser when the document was last changed. The client cached the document and set the if modified since later document is retrieved only if the last modify is later than if modified since. ये लास्ट मॉडिफाइड में क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट लास्ट में कब मॉडिफाई हुआ था वो हम बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि सपोज हम अभी जो पेज क्लाइंट को भेज रहे हैं वो हमने आज ही मॉडिफाई किया है और ब्राउजर को हमने बोल दिया कि आप इसको संभाल के कैश मेमोरी में रखना। तो अब 5 दिन के बाद जब वही क्लाइंट वही ब्राउजर से रिक्वेस्ट करता है तो पेज तो कैश मेमोरी में होगा ब्राउजर के पास, और हमने ये हेडर भी भेजा है लास्ट मॉडिफाइड, उसमें उसमें टाइम कौन सा होगा, आज का टाइम, क्योंकि आज हमने उसको मॉडिफाई किया। तो ब्राउजर क्या करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करने करने से पहले एक रिक्वेस्ट हेडर भेजेगा इफ मॉडिफाइड सिंस, और इफ मॉडिफाइड सिंस में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमने जो लास्ट मॉडिफाइड में भेजी वो आज की डेट टाइम ऐसा। तो ये लास्ट मॉडिफाइड यूज कर सकता है ब्राउजर नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करने पर। Expires. It specifies the stipulated time at which the content should be considered as out of date. It is used with an older date to prevent caching. It is deprecated in HTTP 1.1 by control cache header. देखो, ये जो expires है ना वो यूज होता था HTTP 1.0 में। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ब्राउजर में अगर कैशिंग ऑन हो तो भी हमारा पेज वहाँ पे कैश नहीं होना चाहिए, तो पुराने वर्जन्स में ये एक्सपायर्स यूज होता था और इसको जो टाइम दिया जाता था वो पुराना टाइम दिया जाता था। इससे क्या होगा कि ब्राउजर जो है वो पेज को कैश नहीं करेगा। लेकिन HTTP 1.1 में कैश कंट्रोल यूज होता है जिसकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं नो कैश। इससे क्या होगा कि ब्राउजर अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं करेगा। Refresh. It indicates how soon the browser should ask for an updated page. It does not stipulate continual updates. We have to supply refresh header in all subsequent responses. It is useful in sending partial results quickly and complete results later. अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम जो रिस्पॉन्स या डेटा जो क्लाइंट को भेजना चाहते हैं वो काफ़ी लार्ज है, तो थोड़ा थोड़ा करके डेटा हम थोड़ा डेटा भेजेंगे, प्रोसेसिंग चालू है, दूसरा डेटा तैयार होने के बाद वापस भेजेंगे, ऐसा हम करना चाहते हैं। तो हर कितने समय के बाद ब्राउजर को रिक्वेस्ट करनी चाहिए वो हम इस हेडर के जरिए बता सकते हैं। और हर हर तो यहाँ पे फिर सपोज हमने थोड़ा रिस्पॉन्स भेज दिया, फिर नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन्स अपने आप सेंड नहीं होगा, उसके लिए ब्राउजर को थोड़े समय के बाद वापस रिक्वेस्ट करनी होगी। तो इस तरह से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट सब्सिक्वेंटली उसको करनी होगी, तब जाके पार्ट बाय पार्ट हमारा पूरा रिस्पॉन्स उसको भेजा जाएगा। तो वो रिक्वेस्ट हर कितने समय में करनी है वो हम बता सकते हैं इस रिफ्रेश हेडर के जरिए। तो हम रिफ्रेश हेडर की वैल्यू जो भी सेट कर दे, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, तो हर 1 सेकंड के बाद ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा अगेन, और वापस जब हम रिस्पॉन्स भेजेंगे
तो उसमें ये हेडर को हम वापस ऐड करेंगे, जिससे ब्राउजर को पता चले कि वापस उसको रिक्वेस्ट करनी है। ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? जब तक हम पूरा रिस्पॉन्स भेज नहीं देते तब तक हम इस हेडर को सप्लाई करते रहेंगे। The following code instruct the browser not to cache the document for more than 10 minutes. अब देखो यहाँ पे जो बात हुई हमारी, उसका एक छोटा सा कोड स्निपेट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम ऐसा बता रहे हैं ब्राउजर को कि हम जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उसको आपको 10 मिनट तक अपनी मेमोरी में कैश करके रखना है, फिर आपको उसे निकाल देना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किया, एक लॉन्ग वेरिएबल लिया करंट इज इक्वल टू, उसमें एक वैल्यू स्टोर की सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज, मतलब कि अभी जो टाइम चल रहा है जब ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तब का जो टाइम है वो टाइम किस में आ जाएगा, करंट में। लेकिन वो टाइम कौन से फॉर्मेट में होगा, लॉन्ग मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स इपोक से लेकर आज तक जितनी मिली सेकेंड्स पसार हुई है उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे करंट वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये मेथड जो है करंट टाइम मिलीज वो रिटर्न क्या करती है, मिली सेकेंड्स सिंस इपोक टाइम। अब वो जो भी मिली सेकेंड्स हमें मिली लॉन्ग वेरिएबल के अंदर, उसको हमने क्या उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरा वेरिएबल लिया ms इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, अभी जो समय चल रहा है उसमें हमें ऐड करना है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद का जो समय है वो एज ए एक्सपायरी टाइम हमें सेट करना है। फिर हम बताएंगे ब्राउजर को कि वो टाइम तक आपको ये पेज संभाल के रखना है। तो पहले हमने फाइंड आउट कर लिया करंट टाइम, फिर हम क्या करेंगे 10 मिनट्स उसमें ऐड करेंगे और जो समय बनता है वो समय देंगे ब्राउजर को कि ये समय के आने तक आपको अपनी मेमोरी में ये डॉक्यूमेंट रखना है। तो वो 10 मिनट्स के लिए कितनी मिली सेकेंड्स होती है वो हमने यहाँ पे ms वेरिएबल में फाइंड किया। देखो 10 मिनट्स मल्टीप्लाई 60, क्योंकि हर मिनट में 60 सेकेंड्स होती है और हर सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होती है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया हमने मिली सेकेंड्स का 10 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1000 और वो वैल्यू किस में आ गई, ms में। अब क्या होगा, करंट टाइम मिल गया, 10 मिनट्स मिल गई, अब दोनों का एडिशन, तो अभी का टाइम उसमें 10 मिनट्स ऐड होगी और जो टाइम बनता है वो टाइम यहाँ पे पास होगा। हेलो, यस। तो हमने थर्ड लाइन में क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेट डेट हेडर एक्सपायर्स और उसकी वैल्यू क्या दे दी, करंट प्लस ms। एक्चुअली वेरिएबल का नाम थोड़ा बदल गया है क्योंकि वहाँ पे जगह शॉर्ट थी, इसलिए करंट में करंट डेट टाइम है और ms में 10 मिनट्स, दोनों का एडिशन किया, मतलब कि अब से 10 मिनट के बाद का जो समय है वो हमने सेट कर दिया यहाँ पे डेट हेडर में। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिली कि सेट डेट हेडर मेथड को हमने यूज किया क्योंकि हम जो रिस्पॉन्स हेडर भेज रहे हैं वो कौन सी टाइप का है, उसमें जो वैल्यू है वो एक डेट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए। ओके, तो ये जो 3 लाइन का कोड है वो बताएगा ब्राउजर को कि 10 मिनट तक आपको ये पेज कैश करके रखना है। अब नीचे जो दूसरा एग्जांपल दिया है उसमें रिफ्रेश का एग्जांपल है, टू टेल द ब्राउजर टू गो टू दी google.com आफ्टर 5 सेकंड्स। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ अलग से किया थोड़ा, कि हमने ब्राउजर को कहा कि 5 सेकंड के बाद आपको इस पेज पे रिक्वेस्ट करनी है, कौन से पेज पे, google.com। तो यहाँ पे हमने देखो पहली आर्ग्यूमेंट पास की है रिफ्रेश और दूसरी आर्ग्यूमेंट में देखो 5 किया, फिर सेमीकोलन और फिर एक URL लिखा, URL इज इक्वल टू करके। तो वो जो 5 है वो ड्यूरेशन है 5 सेकंड्स और जो URL है उसकी वैल्यू क्या है, हम क्लाइंट को जहां पे भेजना चाहते हैं वो URL। Now using servlets to generate JPEG images। फ्रेंड्स ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और